हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सी ए विशाल जैन। आज हम देख रहे हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के पार्ट 2 को। इससे पहले वाला पार्ट मैंने अपलोड कर दिया था, आप वो देख सकते हैं। हम एक बार गो थ्रू कर लेते हैं कि हमने इसमें क्या क्या देखा था। तो हमने सबसे पहले देखा था कि ये एक्ट इंट्रोड्यूस क्यों किया गया है, ये एक्ट को बनाने का रीज़न क्या था, ये इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या क्या है, एंड इसके अंदर जो डेफिनेशंस हैं, इसकी डेफिनेशन मैंने बताया था आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बिना आपको ये एक्ट समझने में बहुत दिक्कत होगी। अगर आप समझते हैं कि आप इसे रट लेंगे या ऐसे ही पढ़ के याद हो जाएगा, नहीं, आपको इसे समझना पड़ेगा। इसका क्रक्स जो होता है वो आपको समझना पड़ेगा। तो हमने कौन कौन सी डेफिनेशन देख चुके हैं, वो थी एक बायर एंड सेलर की, और गुड्स, उसके टाइप्स एक्सेट्रा। आज हम देखेंगे डिलीवरी। डिलीवरी का मतलब क्या होता है, पहले आप वो समझिए। तो हमारी जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ होती है उसके अंदर डिलीवरी नॉर्मल है। अगर आपको किराने से कोई सामान मंगाना है और वो बंदा, किराने वाला जो है, शॉपकीपर है, वो डिलीवरी बॉय आपके पास भेजता है, वो आपका सामान लेके आता है, आपको देता है एंड पेमेंट लेके चला जाता है। अगर वो कैश में, वो डे टू डे लाइफ में होता रहता है। आप किसी शॉप पे गए, वहाँ से उसने डब्बे में से निकाल के अगर आपको कोई टॉफ़ी दी, तो वो भी डिलीवरी है। डिलीवरी का मतलब ये नहीं होता कि आपको कोई गाड़ी पे, कोई 2 व्हीलर या 4 व्हीलर पे बैठ के ही आप अगर सामान दूसरे को, बायर को दो तो डिलीवरी होगी। नहीं, डिलीवरी का कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है, तो हम उसे गो थ्रू करते हैं। तो इसके डेफिनेशन समझते हैं पहले। आपको ये लग सकता है कि डेफिनेशन लाइक बोरिंग है, जो नॉर्मली होती है। अगर आप लॉ पढ़ते हैं तो आपको बोरिंग लगेगी, बट आपको उसे समझना है। अगर आपको एक बार में वो समझ में आ जाता है, तो बाद में अगर आप वापस रिवीजन करते हो या वापस पढ़ते हो तो आपके लिए इजी पड़ता है बहुत ज़्यादा। तो डेफिनेशन क्या है? Voluntary transfer of possession from one person to another. As a general rule, delivery of goods may be made by doing anything which has the effect of putting the goods in the possession of the buyer or any other person authorized to hold them on his behalf. तो नॉर्मल मीनिंग क्या है कि जो ट्रांसफ़र ऑफ पोजेशन, वॉलंटरी ट्रांसफ़र ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, यहाँ पे वर्ड फोकस करिएगा, वॉलंटरी दिया हुआ है। मतलब आप अगर सेलर अपनी इच्छा से ट्रांसफ़र करता है पोजेशन तो उसे मान जाएगा डिलीवरी। अगर बायर आता है, सेलर के सिर पे बंदूक रखी और ज़बरदस्ती वो सामान जो था, वो गुड्स जो था, वो लेके चला गया, तो वो डिलीवरी नहीं आया, वो एक अलग इलीगल हो गया। लेकिन डिलीवरी या सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में जो भी चीज़ें आप पढ़ते हैं वो सब के सब लीगल है। तो वॉलंटरी ट्रांसफ़र मतलब अगर सेलर ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है एंड उसने गुड का मैन्युफैक्चरिंग कर लिया या गुड उसके पास आ गया एंड वो वॉलंटरी जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो कर रहा है, उसकी पोजीशन एक पर्सन टू अनदर, मतलब बायर को दे रहा है, तब जाके उसे बोलेंगे हम डिलीवरी। अब डिलीवरी का मतलब ये नहीं है कि आपको उसे जाके हाथ में देना है कि लीजिए सेठ जी आपका डिलीवरी। आप चाहे तो उसके नौकर को दे सकते हैं, उसके एम्प्लॉय को दे सकते हैं, उसके पार्टनर को दे सकते हैं, या फिर उसने आपको बोला लाइक मैं ब्यावर में हूँ, मैं सेलर हूँ, मेरा टीवी का काम है, घड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, मेरे पास पोपटलाल आया कि भाई मेल दुल्हन मिल गई मुझे, क्या वो अजमेर में, तो वहाँ पे डिलीवरी ट्रांसफ़र कर दूँ, मतलब वहाँ पे डिलीवरी दे दूँ। तो पोपटलाल ब्यावर का, मैं ब्यावर का, तो मुझे ट्रांसफ़र करना है थर्ड पार्टी, मतलब दुल्हन के घर पे, तो वो डिलीवरी है, क्योंकि मैंने उस पर्सन को दिया है जिसे बायर ने ऑथोराइज़ कर रखा है। मीन्स अगर बायर बोलता है कि आप मुझे दीजिए या मेरे किसी आदमी को दीजिए या कोई थर्ड पर्सन को दीजिए, तो अगर मैं उसे दे देता हूँ तो वो डिलीवरी है। या फिर मैं कोई ऐसा एक्टिविटी करता हूँ जिससे ऐसा माना जाए कि गुड्स का पोजीशन दे दिया है। एक एग्जांपल है कि समझिए इसकी दुल्हन मुंबई में है, अब मैं ब्यावर से मुंबई टीवी सेंड करता हूँ, तो मैंने रेलवे से भेजी एंड मैंने आज रेलवे में रखी, 3 दिन बाद में निकली, तो अगर मैंने उससे पहले रेलवे रिसिप्ट जो मिलती है वो अगर मुंबई पहुंचा दी, क्या, एंड मुंबई पहुंचा दी, तो उसमें क्या आता है कि जो जिसके हाथ में वो सर्टिफिकेट रहेगा, जो रिसिप्ट रहेगी, उसे डिलीवरी दे दी जाएगी। तो मैंने एक तरह से ऐसी एक्टिविटी करी जिससे उसकी पोजीशन उसके हाथ में आ गई,
फिजिकली नहीं, लेकिन एक तरह से उसके हाथ में आ गई, तो उसे भी हम डिलीवरी मानेंगे। सिंपल मीनिंग क्या है कि अगर आप एक्चुअल बायर के हाथ में प्रोडक्ट रख के आते हैं तो वो सेल है, जो हम नॉर्मली देखते हैं। बट अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया जिसमें अपने बायर को इन्फॉर्म किया कि प्रोडक्ट डिलीवरेबल स्टेट में है एंड आप गुड्स लेके जा सकते हैं, तो ये भी डिलीवरी ऑफ गुड्स बोला जाएगा। बिकॉज यहाँ पे एक लाइन दे रखी है, विच हैज़ द इफेक्ट ऑफ पुटिंग द गुड्स इन द पोजीशन ऑफ द बायर और द पर्सन ऑथोराइज। मतलब आपने कोई ऐसी एक्टिविटी करी जिसका डायरेक्ट या उससे ऐसा माना जाए कि आपने उसे गुड्स दे दिया, भले आपने उसके हाथ में रखे नहीं आए, बट आपने ऐसी एक्टिविटी करी जिसकी वजह से वो गुड्स ट्रांसफ़र हो गया। अब डिलीवरी के फॉर्म्स कितने होते हैं, तो एक आप समझिए डिलीवरी के फॉर्म्स कैसे कैसे हो सकते हैं। पहला, आपने ट्रांसफ़र फिजिकली करा, आपने एक जगह से ट्रांसफ़र दूसरी जगह किया, बायर के हाथ में आप दे के आए, तो वो हो जाता है फिजिकल ट्रांसफ़र, जिसको हम बोलते हैं एक्चुअल। एक्चुअल में जो ट्रांसफ़र होता है ना, एक जगह सामान था उसे मैंने दूसरी जगह दिया, तो वो हो गया फिजिकल ट्रांसफ़र, जो एक्चुअल। सेकेंड आता है कंस्ट्रक्टिव एंड थर्ड आता है सिम्बॉलिक। कंस्ट्रक्टिव और सिम्बॉलिक बहुत मिलते जुलते हैं, तो आप उसे कन्फ्यूज़ मत करिएगा। तो हम पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कंस्ट्रक्टिव की, फिर हम समझेंगे। When it is effected without any change in the custody or actual possession of the things, as in the case of the delivery by atonement, that is acknowledgement। आप समझिए कि जो कस्टडी है, या ऐसा समझिए कि जो गुड्स है, मैं सेलर हूँ, मेरा जो गुड्स है वो आज मेरे घर पे पड़ा है एंड जो परचेज़र आया, मैंने उसे सामान डिलीवरी, मतलब मैंने उसे इनवॉइस बना दिया, मैंने उसे माल बेच दिया, लेकिन उसने मुझसे रिक्वेस्ट करी कि आप ऐसा करिए, आप आपके पास से सामान रखिए, मेरे पास अभी जगह नहीं है, जैसे ही जगह आती है तो मैं सामान लेके चला जाऊंगा। तो एक चीज़ बताइए, क्या इसकी कस्टडी में चेंज हुआ है क्या? अभी पहले मेरे पास थी, जब मैं सेलर था मैंने उसे सेल कर दिया, उसके बाद में भी उसकी कस्टडी चेंज हुई क्या? वो अभी भी मेरे घर पे पड़ा है, तो क्या उसकी कस्टडी चेंज हुई? नहीं। या एक्चुअल पोजीशन, मतलब अभी मेरे पोजीशन में है, तो वो उसको चेंज हुआ क्या कुछ? नहीं। तो वो होती कंस्ट्रक्टिव कि आपने सेल कर दिया और आपने कुछ ऐसा किया जिससे उसकी कस्टडी चेंज नहीं हुई। इसका एक एग्जांपल है कि मिस्टर एस जो है वो सेलर है, वो आइसक्रीम बनाता है और उसे सेल करता है। अब मिस्टर पी आता है जो है परचेज़र, तो उसने उसे परचेज़ किया। मिस्टर ए का जो सारा सामान है, आइसक्रीम जो मैन्युफैक्चर हो जाती है, फिनिश गुड्स जो होता है आइसक्रीम का, वो मिस्टर डब्ल्यू वेयर हाउस जो मालिक है उसके वहाँ पड़ा रहता है वेयर हाउस में। अब मिस्टर पी ने ऐसी रिक्वेस्ट करी कि जो गुड्स है वो मिस्टर डब्ल्यू जो वेयर हाउसर है उसी की जगह रहने दीजिए, मैं बाद में लेके चला जाऊँगा। तो यहाँ पे जो कस्टडी थी वो मिस्टर डब्ल्यू के पास थी, एंड जब सेल होने के बाद में भी वो कस्टडी किसके पास है? मिस्टर डब्ल्यू के पास। तो यहाँ पे कस्टडी चेंज नहीं हो रही, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। आपने एक चीज़ देख ली कि एक्चुअल मतलब आपने एक्चुअल में फिजिकल ट्रांसफ़र किया। सेकंड आता है कंस्ट्रक्टिव, मतलब गुड्स एक ही जगह लेकिन उसकी डिलीवरी मान ली गई। थर्ड आता है सिम्बॉलिक इन द सेंस ये कंस्ट्रक्टिव का ही एक तरीका है, मतलब दोनों मिलते जुलते हैं। इसमें डिफरेंस क्या है? ओनरशिप जो पेपर है वो आप दूसरे को दे दोगे, बायर को दे दोगे। समझिए, just like constructive delivery, also in symbolic delivery there is no physical transfer of document. When there is a delivery of a thing in a token of a transfer of something else, that is delivery of goods in the course of transit may be made by handing over document of the title to goods like bill of lading or railway receipt or key of warehouse containing the goods is handed over to the buyer. आप ऊपर वाला एग्जाम्पल समझिए, माल मिस्टर डब्ल्यू के पास पड़ा था, मिस्टर बी ने रिक्वेस्ट करी तो माल मिस्टर डब्ल्यू के पास पड़ा है, उसकी चाबी जो वेयर हाउस की चाबी है मिस्टर डब्ल्यू के पास पड़ी है। अब मैं ऐसा करूं, मैंने मिस्टर डब्ल्यू से चाबी ले ली वेयर हाउस की और जो मिस्टर परचेज़र था उसको मैंने दे दी, तो अब कस्टडी किसके हाथ में आ गई है? कस्टडी आ गई है मिस्टर पी के हाथ में। लेकिन क्या जो कस्टडी थी, मतलब जो माल जहाँ रखा हुआ था वो चेंज हुआ क्या? नहीं। इसी तरीके से आप जो डॉक्यूमेंट्स है वो ट्रांसफ़र कर दीजिए, जैसे रेलवे रिसिप्ट है या बिल ऑफ लैंडिंग है। आपने क्या करा, उसको उसका ओनरशिप दे दिया। अगर वो रास्ते में है और आपने उसको रेलवे रिसिप्ट दे दी, तो जैसे ही जो गुड्स है वो उसके स्टेशन तक, डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा, तो मिस्टर पी रेडी होगा हाई करता हुआ
कि हाँ मेरा माल है, आप मुझे ले दीजिए, इसमें मेरा नाम ही है, मेरे हाथ में पड़ा ही है डॉक्यूमेंट, तो उसको डिलीवरी मिल जाएगी। तो ये थे 3 प्रकार डिलीवरी के, दैट इज एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव एंड सिंबॉलिक। फिर व्हाट डू यू मीन बाय डिलीवरेबल स्टेट? Goods are said to be in deliverable state when they are in such a condition that the buyer would, under the contract, be bound to take delivery of them. मतलब as मैं मिस्टर एस हूँ सेलर, मेरा काम क्या है, मैं प्लाई जो होती है उसे बनाता हूँ, एंड मिस्टर पी है एक बहुत बड़ा बिल्डर, तो उसे अपने कंस्ट्रक्शन साइट के लिए इसी तरीके के डॉक्यूमेंट की, इसी तरीके की प्लाई की आवश्यकता है। तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि जैसे ही बन जाएगी तो मैं उसे कॉल कर दूंगा। एंड आप समझिए, मैं पहले जंगल गया लकड़ी काटने, मैं लकड़ियाँ काटी, मैं लेकर आया, उसे स्लाइस किया एंड उसे चिपकाया, एज अ परफेक्ट प्लाई बन गई। जब वो परफेक्ट प्लाई पूरी बन जाएगी तो वो हो जाता है डिलीवरेबल स्टेट, मतलब वो अब डिलीवरी करने के लायक है। भले ही आज हो या 10 दिन बाद में हो, 100 दिन बाद में हो या कभी हो नहीं, लेकिन वो डिलीवरेबल स्टेट में आ चुकी है, वो कभी भी डिलीवर हो सकती है। इसका एक और कॉन्सेप्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप समझिए कि हम एग्जांपल वो पुराना वाले लेते हैं, प्लाई वाला, कि मैंने माल तैयार कर दिया, डिलीवरेबल स्टेट में आ गया, एंड मैं जो बिल्डर था उसे फ़ोन किया कि सर गुड्स आपका रेडी है, आप आके ले जाइए। एंड जो बिल्डर है वो बहुत बिजी आदमी है, लाइक अंबानी उसके नीचे काम कर रहा है, तो आप समझिए बहुत बिजी है, वो आ नहीं पाया। एंड सपोज मेरे गोडाउन में आग लग गई, जहाँ उसका माल पड़ा, वो माल पड़ा था, वो उसमें आग लग गई, सारा माल ख़त्म हो गया, जल गया, खाक हो गया। अब जो माल था उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आएगी? जो लायबिलिटी हुआ लॉस का, वो लॉस का लायबिलिटी कौन बियर करेगा, मैं या वो? तो इसका कॉन्सेप्ट यही है कि जो माल मैंने उसे कॉल कर दिया था कि आप आके ले जाइए, वो अपनी लापरवाही नेग्लिजेंस की वजह से आया नहीं, उसकी गलती थी, वो आया नहीं, तो उसका खामियाजा मैं नहीं भुगतूंगा, उसे ही भुगतना पड़ेगा। नेग्लिजेंस के सामने आपको राइट्स बहुत कम दिए गए। अगर आप नेग्लिजेंस करते हो तो आप सामने वाले की कृपा, मतलब अगर आपने उसने आपको माफ़ किया तो ही आप जिंदा हो, ऐसा मान के चलिए। तो अगर ऐसा होता है तो जो बायर है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जो गुड्स उसका था, जो उसे लेना था, लेकिन उसने अपनी गलती की वजह से नहीं लिया। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स, इसमें 2 होते हैं। अब इसका सबसे पहले हम कि डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स क्या होता है। इट इंक्लूड्स बिल ऑफ लेडिंग, डॉक वारंट, वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट, वेयर फिंगर सर्टिफिकेट, रेलवे रिसिप्ट, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट, वारंट और अदर फॉर orders for the delivery of goods, and any other document used in the ordinary course of business as a proof of the possession or control of goods, or authorizing or purporting to authorize, either by endorsement or by delivery, the possessor of the document to transfer or receive goods thereby represented. A document amount to be a document of title only where it shows an unconditional undertaking to deliver the goods to the holder of the document. इसका मतलब क्या होता है? इसमें 2 पॉइंट होते हैं, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स एंड डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल ऑफ गुड्स। इसमें क्या होता है कि अगर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स क्या होता है कि जो गुड्स है उसका ओनर कौन है, उसका मालिक कौन है, उसका यूज़ कौन कर सकता है अपनी इच्छा से, ये जो डॉक्यूमेंट शो करता है वो होता है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स। इसके ये सारे एग्जांपल्स है, जैसे बिल ऑफ लैंडिंग, डॉक वारंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो एक तरह से ये नॉर्मल बिजनेस जो होता है उसके अंदर एक प्रूफ की तरह काम आता है कि जिसके हाथ में, जिसके पास ये डॉक्यूमेंट है, उसके पास गुड्स का पोजीशन होना चाहिए और वो कंट्रोल कर सकता है गुड्स, और वो ऑथोराइज कर सकता है किसी और पर्सन को कि मेरी जगह या मेरा ये सर ये मेरा आदमी है और ये गुड्स का यूज़ कर सकता है या कंट्रोल कर सकता है। और जो पोजेसर होता है इस डॉक्यूमेंट का, उसके पास राइट होता है कि वो ट्रांसफ़र कर सकता है गुड्स या रिसीव कर सकता है इसका गुड्स। अब ये डॉक्यूमेंट कब डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स बनता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट जो होता है वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स कब बनता है? जब कोई कंडीशन नहीं लगी हो, देयर इज अनकंडीशनल अंडरटेकिंग टू डिलीवर द गुड्स टू द होल्डर ऑफ द डॉक्यूमेंट। फॉर एग्जाम्पल कि एक मैंने सर्टिफिकेट दिया किसी पर्सन को कि ये आपका, आप इसके गुड्स के मालिक हो, और जो गुड्स है वो ट्रेन से आ रहा है, एंड मैंने उसके नीचे एक पॉइंट लिख दिया कि जब तक मिस्टर वी साइन नहीं करेगा तब तक ये गुड्स किसी को भी
नहीं दिए जा सकते। भले ही उस डॉक्यूमेंट में उस पर्सन का नाम है, लेकिन उस पर मेरे साइन जरूरी है। तो यहाँ पे एक कंडीशन लगा दी गई है कि जब तक मैं साइन नहीं करूँगा, जब तक उस पर्सन को वो गुड्स नहीं मिलेंगे। तो यही बात एक पॉइंट करता है कि वहाँ पे एक अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, मतलब किसी भी प्रकार की कंडीशन नहीं होनी चाहिए गुड्स को डिलीवर करने के लिए। अगर वहाँ डॉक्यूमेंट में कोई भी कंडीशन लगी जाती है तो वो ये वाला डॉक्यूमेंट नहीं होता, ये डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स नहीं होता। अब डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल ऑफ गुड्स और डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, इन दोनों में अंतर क्या होता है? अभी हमने पढ़ा था डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स, अब ये आ रहा डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल। मतलब हमने डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल का पढ़ा था। आप वापस समझिए कि अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट है और आपके पास सारे राइट है, कंट्रोल है, आप इसे पसेस करते हो, आप इसे सेल कर सकते हो, ट्रांसफ़र कर सकते हो, रिसीव कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, तो ये हो गया डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स। डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल क्या होता है कि आपको ऑनरशिप शो की जा रही है कि आप इसके ऑनर हो, लेकिन आप इसका यूज़ कर नहीं सकते, आप इसका किसी भी प्रकार का यूज़ नहीं कर सकते, किसी को सेल नहीं कर सकते आगे। तो आता है डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल ऑफ गुड्स। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल गुड्स गिव्स you power to use the product in whatever means you want, but document showing title only show that a person named is entitled to goods but can't resell it again। मतलब आप वो गुड्स ले सकते हो बट आप उसे आगे रीसेल नहीं कर सकते, वो आता है डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल ऑफ गुड्स में। प्राइस क्या होता है इस पॉइंट में? ये चीज़ है कि समझिए मेरे पास एक घर है, मैंने उसे सेल किया मिस्टर बी को, जो है बायर। अब बायर ने मुझे दो चीज़ें दी, एक तो उसने सामने से मुझे खाली प्लॉट दिया, प्लस उसने मुझे 50 लाख रुपए कैश दिए। तो प्राइस क्या होती है? प्राइस इसमें सिर्फ मनी कंसिडरेशन जो होता है उसे ही प्राइस मानी जाएगी। अगर आपने कोई चीज़ दे के वापस कोई चीज़ ली है जो कि मनी नहीं है, जो कि पैसा नहीं है, तो उसे बार्टर माना जाएगा, लेकिन जो मनी है उसे ही हम प्राइस मानेंगे किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। प्रॉपर्टी, अब प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास लो है। प्रॉपर्टी का मतलब ये नहीं होता कि कोई गाड़ी है या कोई प्रॉपर्टी, मतलब किसी प्रकार की मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो नहीं होती। प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है? ऑनरशिप। इस एक्ट के अंदर प्रॉपर्टी का मतलब होता है ऑनरशिप। तो प्रॉपर्टी हियर मीन्स ऑनरशिप और जनरल प्रॉपर्टी। In every contract of sale, the ownership of goods must be transferred by the seller to the buyer, or there should be an agreement by seller to transfer ownership to buyer. It means the general property and not merely a special property. मतलब सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, हम बात क्या कर रहे हैं? सेल की। सेल मतलब ट्रांसफर ऑफ पोजीशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। एक कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है जिसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन को कोई माल बेचता है, मतलब माल जो गुड्स है उसका मालिक कोई और बन जाएगा, मतलब ओनरशिप है वो ट्रांसफ़र हो गई है। अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में अगर ये एक वाला क्लोज नहीं है कि ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हो रही है, तो वो प्रॉपर्टी, मतलब वो सेल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बनेगा। वो दूसरा पॉइंट बन सकता है जैसे हायर परचेज है, बेलमेंट है, जो हम बाद में देखेंगे स्टेप टू स्टेप, लेकिन वो प्रॉपर्टी मान जाए, वो प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। तो सर आज के लिए सिर्फ इतना ही। इसका यूनिट 2 जो है वो इसके बाद में आएगा, तो आप देखते रहिए एंड प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर।